तो हेलो दोस्तों, आज से हम 12th क्लास का फिजिक्स का क्वेश्चन करने वाले हैं। जो इसमें टोटल हम 50 क्वेश्चन करेंगे, जो आपको 12th के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है 2025 के लिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए। तो हर दिन वीडियो देखने के लिए फिजिक्स ऑल सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव आपको यहाँ पे कराया जाएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन कहता है किरचॉफ का पहला नियम किस परिपथ में लागू होता है। किरचॉफ का पहला नियम किस परिपथ में लागू होता है? तो खुले परिपथ में लागू होता है। उसके बाद अगला है किरचॉफ का दूसरा नियम किस परिपथ में लागू होता है? तो ये बंद परिपथ में लागू होता है। यानी कि यहाँ पे दो क्वेश्चन बनता क्या है से किरचॉफ का पहला नियम है जो खुले परिपथ के लिए, और किरचॉफ का दूसरा नियम है जो बंद परिपथ के लिए लागू होता है। उसके बाद तीसरा नंबर है इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका मात्रक है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका मात्रक है? तो ऊर्जा का मात्रक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 2025 के लिए। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका मात्रक है? तो ये हमारा ऊर्जा का मात्रक होता है। उसके बाद चौथा नंबर सवाल है किरचॉफ का पहला नियम किस सिद्धांत पर आधारित है? किरचॉफ का है जो पहला नियम है वो आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। क्या चीज के? तो आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। वही पांचवा नंबर सवाल है किरचॉफ का दूसरा नियम किस सिद्धांत पर आधारित है? तो ये ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। तो यहाँ पे ये दो प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट बनता है। किरचॉफ का पहला नियम किस सिद्धांत पर आधारित है? तो आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर। और किरचॉफ का दूसरा नियम है जो ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर। तो ये दोनों हमारा यहाँ पे आप परिपथ में पूछ रहा है और यहाँ पे सिद्धांत है, ये ध्यान रखिएगा। तो चलिए छठा नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे हमारा छठा नंबर सवाल कहता क्या है? छठा है किस विद्युत परिपथ के महत्व शक्ति के शर्त क्या है? किसी विद्युत परिपथ के महत्व शक्ति के शर्त क्या है? तो यहाँ पे कैपिटल आर बराबर स्मॉल आर एल होता है। ये हमारा विद्युत परिपथ के महत्व शक्ति के शर्त है। उसके बाद सातवां नंबर सवाल है किसी चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन की गति किस प्रकार होती है? किसी चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन की गति किस प्रकार होती है? तो अपसरित या अनुगमन होती है। अपसरित या अनुगमन होती है। ये ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे बहुत सारा क्वेश्चन है जिसमें आपको बहुत 90% जो चांस लगता है वही क्वेश्चन मैं यहाँ पे लेके आया हूँ, और सभी सब्जेक्ट का क्वेश्चन आपको मिलेगा 12th के। तो चलिए अगला है हमारा यहाँ पे 8वां नंबर सवाल है स्टीन वोल्ट ब्रिज से क्या मापा जाता है? स्टीन वोल्ट ब्रिज से उच्च तथा निम्न प्रतिरोध दोनों को मापा जाता है। उच्च तथा निम्न दोनों को मापा जाता है। उसके बाद 9वां नंबर सवाल है संभवी विद्युत क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से किया गया कार्य का मान क्या होता है? तो इसका मान शून्य हो जाता है, अर्थात कुछ नहीं। शून्य अर्थात कुछ नहीं होता है। संभवी विद्युत क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से किया गया कार्य का मान क्या होता है? तो शून्य या कुछ भी नहीं होता है। ऑप्शन में दोनों में से कोई एक ही रहेगा। उसके बाद 10वां नंबर है यदि विभव मापी की तार की लंबाई बढ़ा दिया जाए तो समतुलन बिंदु कहाँ मिलेगा? यदि देखिए यहाँ पे देखने वाली बात है कि विभव मापी के तार की लंबाई बढ़ा दिया जाए तो समतुल्य बिंदु कहाँ मिलेगा? तो यह विद्युत लंबवत पर मिलेगा, विद्युत लंबवत पर। तो अगला क्वेश्चन हमारा 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए। अब यहाँ पे 11वां है विभव मापी के प्रयोग में जब गैल्वेनोमीटर का विक्षेपण शून्य होता है अर्थात समतुला की स्थिति में गैल्वेनोमीटर से कितनी धारा प्रवाहित होती है? तो ये हमारा शून्य प्रभावित होती है। उसके बाद 12 नंबर सवाल है विद्युत वाहक बल E1 और E2 वाले दो सेल के लिए यदि संतुलन बिंदु L1 और L2 लंबाई व पर प्राप्त होता है तो संतुलन के शर्त क्या होंगे? तो ये होंगे E1 बाटे E2 बराबर L1 बटे L2। हमारा ये राइट हो जाएगा। उसके बाद 15 नंबर सवाल है किलोवाट घंटा किसका मात्रक है? तो ये आप सभी को पता ही होगा, ये ऊर्जा का मात्रक है। उसके बाद हम अगला क्वेश्चन 14 नंबर पे चलते हैं। 14 है किसी विभव मापी की धारा सुग्राहिता बढ़ाने के लिए कोई एक उपाय बताए। किसी विभव मापी की धारा सुग्राहिता बढ़ाने के लिए कोई एक उपाय बताए। तो ये धारा को घटा देना चाहिए। धारा को क्या घटा देना चाहिए? ऑप्शन में आपको यही मिलेगा। उसके बाद 15 नंबर सवाल है विद्युत वाहक बल की
बीमा सूत्र क्या होती है? विद्युत वाहक बल की है जो बीमा सूत्र होती है वो I इनवर्स ml² t के पावर 3 होता है, या इसको कैसे भी लिखा जा सकता है ml² बाई I टी भी के पावर 3 भी ऐसे भी लिखा जा सकता है, आपको ऑप्शन में रह सकता है। तो अगला क्वेश्चन है हमारा 16 है, एम्पियर घंटा किसका मात्रक है? तो आवेश का मात्रक है, एम्पियर घंटा है जो आवेश का मात्रक है। उसके बाद 17 नंबर सवाल है, परिपथ का वह गुण जिसके कारण विद्युत ऊर्जा ऊष्मा ऊर्जा में बदल जाता है क्या कहलाता है? तो ये प्रतिरोध कहलाता है। ये आपको 2 नंबर में भी पूछ सकता है, प्रतिरोध का परिभाग किसको कहते हैं? तो परिपथ का वह गुण जिसके कारण विद्युत ऊर्जा ऊष्मा ऊर्जा में बदल जाता है वह है क्या कहलाता है? तो वो प्रतिरोध कहलाता है। उसके बाद 18 नंबर सवाल हमारा है, विद्युत परिपथ की शक्ति में आवश्यक सूत्र क्या है? विद्युत परिपथ की शक्ति में आवश्यक सूत्र होता है P बराबर W/T या P बराबर I² R या P बराबर V गुणे I या P बराबर V²/R। ये चारों आपको ऑप्शन में कोई चारों में से एक आपको मिल सकता है। 19 नंबर सवाल देखते हैं हमारा। 19 नंबर सवाल हमारा कहता है, धारा घनत्व कैसी राशि है और इसका एसआई मात्रक क्या है? तो धारा घनत्व है वो सदिश राशि है, इसका एसआई मात्रक मीटर एम्पियर मीटर इनवर्स होता है या एम्पियर बाई मीटर स्क्वायर होता है। तो ये आपको दोनों में से कोई ऑप्शन में आपको वहाँ पे मिल सकता है एग्जाम हॉल में। उसके बाद 20 नंबर सवाल है, PQR तथा S वाले 4 चालक से बने व्हीटन स्टोन ब्रिज के संतुलन के शर्त क्या होंगे? तो P/Q बराबर R/S होता है। उसके बाद 21 है, एक विद्युत इस्त्री या हीटर में किस तरह का उपयोग किया जाता है? तो ये नाइक्रोम का उपयोग किया जाता है। 22 नंबर सवाल यहाँ पे है, 1 किलोवाट घंटा में कितना जूल होता है? तो ये आप सभी को पता होना चाहिए, बहुत बार एग्जाम में भी आया हुआ है। तो 3.6 गुने 10⁻6 जूल होता है। उसके बाद 23 नंबर सवाल हम देख लेते हैं। यहाँ पे 23 नंबर सवाल कहता है, विद्युत ऊर्जा और विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है? विद्युत ऊर्जा और विद्युत शक्ति का, विद्युत ऊर्जा का जूल होता है और विद्युत शक्ति का वाट होता है मात्रक। उसके बाद 24 है, कम गलनांक तथा उच्च प्रतिरोधकता वाले तार को क्या कहते हैं? तो ये फ्यूज तार कहते हैं। कम गलनांक तथा उच्च प्रतिरोधकता वाले तार को हम फ्यूज तार कहते हैं। किसी अर्धचालक का प्रतिरोध ताप के बढ़ने पर किस प्रकार बढ़ता है? तो प्रतिरोध घट जाता है, यहाँ पे हो जाएगा। किसी अर्धचालक का प्रतिरोध ताप के बढ़ने पर किस प्रकार का बदल जाता है? तो प्रतिरोध है जो घट जाता है। उसके बाद 26 नंबर सवाल कहता है हमारा, 2 सेल E1 और E2 है तथा आंतरिक प्रतिरोध R1 R2 है, यदि उन सेलों को समानांतर क्रम में जोड़ा जाए तो समतुल्य विद्युत वाहक बल क्या होगा? तो समतुल्य विद्युत वाहक बल ऑब्वियसली होगा यहाँ पे E1 गुने R2 प्लस E2 गुने R1/R1 प्लस R2। तो आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से ध्यान दे लेना है, क्योंकि आपको एग्जाम हॉल में 2 से 3 बार ये क्वेश्चन आपको पूछा हुआ है, तो ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे आप 27 नंबर सवाल कहता क्या है? 27 कहता है, विद्युत चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक क्या होता है? तो टेस्ला होता है। विद्युत चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक टेस्ला होता है। और हाँ, मेरे एक वीडियो है जिसमें आपको सारा का सारा एसआई मात्रक आपको दिया हुआ है, तो अगर वो वीडियो नहीं देखे हैं तो वो वीडियो जरूर से देख लीजिए, क्योंकि आपको वहाँ से 5 क्वेश्चन आपको एग्जाम हॉल में देखने के लिए मिलेगा। उसके बाद 28 नंबर सवाल है, वृत्ताकार धारावाही चालक के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किस ओर होती है? तो कुंडली के सतह के लंबवत होती है। तो वृत्ताकार धारावाही चालक के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किस ओर होती है दोस्तों? तो वो कुंडली के सतह के लंबवत होती है। ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। 29 नंबर सवाल देखते हैं, किसी धारावाही अल्पास आर दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र का मान किस प्रकार संबंधित होता है? तो ये दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ये आप ध्यान रखिएगा। ये आपको यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 3 स्टार का क्वेश्चन है। उसके बाद 30 नंबर सवाल है, अनंत लंबाई के धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र का परिणाम क्या होगा? तो म्यू नॉट I/2πr होता है। तो ये आपको ऑप्शन में मिलेगा। उसके बाद 31 नंबर सवाल हमारा है, परिमित लंबाई के
सीधा तार के बहुत निकट चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होगा? तो म्यू आई बट्टे 2 पाई आर होता है। ये दोनों क्वेश्चन हमारा अलग अलग है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। अनंत यहाँ पे पूछा है, अनंत लंबाई के आधार पर चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र का परिणाम यहाँ पे, और यहाँ परिमित लंबाई के सीधा तार के बहुत निकट चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होगा? तो ये दोनों का आंसर सेम है, क्वेश्चन अलग अलग है। उसके बाद 32 नंबर सवाल हमारा है, एम्पियर के परिपथ नियम का गणितीय रूप क्या है? तो इंटीग्रेशन का साइन है, उसके बाद बी वेक्टर v इंटू डी एल वेक्टर बराबर म्यू आई होता है, इसका म्यू नॉट आई होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आप स्टार में रख लीजिए क्योंकि आप 2 से 3 बार ये जरूर पढ़ लीजिएगा। यहाँ पे 33 नंबर है, दो समान चालक 1 मिलीमीटर की दूरी पर स्थित है तथा दोनों चालक से 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है, तो दोनों चालक के बीच की दूरी कितना होगा? तो 2 गुने 10 इनवर्स -7 न्यूटन प्रति मीटर होता है। और ये आपको कैसे भी लिखा जा सकता है, 2/10⁻7 भी आपको मिलेगा, या न्यूटन मीटर इनवर्स भी आपको मिल सकता है। उसके बाद 34 है, दो समानांतर चालक के एक ही दिशा में धारा प्रवाहित होती है तो उसके बीच कौन सा बल लगेगा? जब दो समानांतर चालक एक ही दिशा में, यानी दो समानांतर चालक है जो एक ही दिशा में धारा प्रवाहित, उसके बीच का कौन सा बल लगेगा? तो आकर्षण बल लगेगा, ऑब्वियसली आकर्षण ही बल लगेगा। उसके बाद 35 नंबर सवाल हमारा कहता है, यदि समानांतर धारावाही चालक के विपरीत दिशा में कोई धारा प्रवाहित होती है तो किस प्रकार बल लगेगा? तो ये प्रतिकर्षण बल लगेगा। उसके बाद हम 36 नंबर सवाल देखते हैं। 36 नंबर सवाल हमारा कहता क्या है, चुंबकीय आघूर्ण वेक्टर एम तथा चुंबकीय क्षेत्र वेक्टर बी के लिए आघूर्ण वेक्टर जे का मान क्या होगा? तो ये हो जाएगा हमारा वेक्टर एम क्रॉस वेक्टर बी, इसको गुना नहीं, हम इसको क्रॉस पढ़ेंगे। उसके बाद 37 है, एक क्षेत्रफल वाली धारावाही लूप से आई प्रतिबल की धारा प्रवाहित होती है तब उसके चुंबकीय आघूर्ण क्या होगा? तो वेक्टर एम बराबर आई ए वेक्टर या एन आई ए वेक्टर, जहाँ एन है जो लपेट है। अगर आपने ये चैप्टर पढ़ा होगा तो ये आपको पता होगा, अच्छी तरह से पता होना चाहिए क्योंकि यहाँ से आपको 2 क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। उसके बाद 38 नंबर सवाल हमारा है, 38 है, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम अंगूठा क्या बताता है? फ्लेमिंग के बाएं हाथ का अंगूठा बताता है धारावाही चालक पर लगे बल की दिशा बताता है, धारावाही चालक पर लगे बल की दिशा हमारा बताता है। उसके बाद 39 है, विद्युत चुंबकीय क्षेत्र का विमा सूत्र क्या होता है? विद्युत चुंबकीय क्षेत्र का विमा सूत्र हमारा I इनवर्स MT के पावर -2 होता है, या और इसको हम कैसे लिखते हैं वो भी आपको पता होगा, मीटर बाई आई टी स्क्वायर लिखते हैं। उसके बाद 40 नंबर सवाल है, चुंबकीयशीलता का विमा सूत्र क्या है? तो ML के पावर -2 I के पावर -2 होता है। उसके बाद 41 है, एक समान वेग से गतिशील क्या उत्पन्न करता है? तो केवल चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। उसके बाद गॉस तथा, यहाँ पे गॉस तथा टेस्ला किसके मात्रक है? तो चुंबकीय का मात्रक है। उसके बाद गॉस एवं टेस्ला के बीच संबंध क्या है? गॉस एवं टेस्ला के बीच संबंध है, एक गॉस बराबर 10⁻⁻4 टेस्ला होता है। ये आपको याद रखना है, ये वाला। 44 है, यदि किसी कुंडली के धारा को बिना बदले त्रिज्या की दूरी पर दी जाए तो उसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा? तो धारा होगा अर्थात V/2 होगा, धारा होगा अर्थात V/2 होगा। 45 है, एमीटर को वोल्ट मीटर में बदलने के लिए शंट को किस क्रम में जोड़ा जाता है? शंट को किस क्रम में जोड़ा जाता है? तो वोल्ट मीटर के समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है। उसके बाद हमारा 46 नंबर सवाल है, 46 है हमारा, किसी गैल्वेनोमीटर के लिए विच्छेद थीटा और प्रवाहित धारा I का अनुपात क्या कहलाता है? तो ये धारा सुग्राहिता कहलाता है, यहाँ पे धारा सुग्राहिता कहलाता है। उसके बाद 47 नंबर है, गैल्वेनोमीटर में नियतांक का मान कितना होता है? नियतांक का मान होता है C/NV होता है, ये आपको याद रखना है। उसके बाद आदर्श एमीटर का प्रतिरोध कितना होता है? तो 0 होता है, आदर्श एमीटर का प्रतिरोध हमेशा 0 होता है।
उसके बाद आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध होता है वो अनंत होता है। आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध अनंत होता है। 50 है हमारा गैल्वेनोमीटर में शंट का उपयोग क्यों करते हैं। गैल्वेनोमीटर में यहाँ पे शंट का उपयोग क्यों करते हैं ये आपको 2 नंबर में भी पूछा जा सकता है, इसीलिए आप ध्यान से ये क्वेश्चन आप देख लीजिए। गैल्वेनोमीटर में शंट का उपयोग क्यों करते हैं, तो ये धारा के कारण, उच्च धारा यानी कि उच्च धारा के कारण गैल्वेनोमीटर के तार का घुटने से बचाने के लिए करते हैं। तो ये आपको 2 नंबर में भी पूछ सकता है, इसलिए आप ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद 51 नंबर सवाल है हमारा, टेस्ला और वेबर के बीच क्या संबंध है। टेस्ला और वेबर के बीच क्या संबंध है, तो ये हमारा एक टेस्ला बराबर होता है 1 वेबर बटे मीटर स्क्वायर होता है। यह इसको हम 1 वेबर मीटर इनवर्स के इनवर्स टूल भी बोल सकते हैं। उसके बाद 52 नंबर सवाल है, चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या होता है, तो ये वेबर होता है। चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या होता है, वेबर। तो चलिए ये पार्ट 1 है हमारा, पार्ट 2 जरूर जल्दी ही आएगा, जिसमें आपको टोटल 300 से 400 क्वेश्चन है, वो मैं आपको फिजिक्स के सारा का सारा क्वेश्चन बता दूंगा। अगर वीडियो को आप 2 से 3 बार देखिए आपको इजीली यहाँ पे याद हो जाएगा। तो चले मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और फिर से कहते हैं अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिए, क्योंकि आपको हर दिन ऐसा ही वीडियो आपको